अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 2। जनरल सम वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसे लेटर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 2 आपके पास है इंटीग्रल a to b cos x dx is equal to sin b minus sin a। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पार्टीशन करनी है। सॉल्यूशन इसका है we divide ab into n subintervals of length h is equal to b minus a over n। a to b आपका इंटरवल है, इसको हमने सब इंटरवल जो है n सब इंटरवल में डिवाइड करना है। उनकी लेंथ जो है वो सेम रखी है, तो उसका नाम हमने रख दिया है h। दूसरा काम क्या करते हैं, एंड d इज इक्वल टू a प्लस h a प्लस 2h इज इक्वल टू a प्लस nh, और आखिर जो आपके पास a प्लस nh है वो b के इक्वल है। ये सारा इंटरवल a से स्टार्ट होता है b तक जाता है, ठीक है। इसकी एंड वैल्यू क्या है b। यहाँ से a, क्योंकि जितने भी आपके पास सब इंटरवल हैं सब की लेंथ सेम है, उसका नाम हमने h रखा है, तो h ऐड करते जाएंगे तो अगले आपके सब इंटरवल बनते जाएंगे। a प्लस h, फिर इसमें h ऐड किया तो a प्लस 2h बन गया, अगला बन जाएगा a प्लस 3h। चलते जाएंगे a प्लस nh इज इक्वल टू b, और ये हमारे पास एंड वैल्यू है, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम जीपी इज इक्वल टू, जीपी क्या होता है, उसका असल फॉर्मूला होता है समेशन I1 to n, ठीक है, HN f of hi f of xi I, और आई जो है हमारा 1 to n वेरी करता है, ठीक है। आमतौर पर हम इसका फार्मूला किस तरह लिखते हैं, इस समेशन का मतलब होता है सब ऐड हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर सारे ऐड हो रहे हैं। इसी तरह हम जीपी को लिखते हैं, देखिए h1 f of xi1 प्लस h2 f of xi2 प्लस एंड सो ऑन hn f of xi n। हमारे पास फंक्शन जो f of x है वो आपके पास cos x है, f of x आपके पास cos x है। देखिए xi1 f of xi2 f of xi3 कब बनते थे, जब आप इंटरवल्स की पहली जो वैल्यू है, जितने भी आपके पास इंटरवल हैं सबकी पहली वैल्यूज आप इस फंक्शन में पुट करते थे, तो आपको f of xi1 f of xi2 इस तरह बनते रहते थे। अब इसमें h1 h2 h3 सो ऑन hn, इन सब के लेंथ जो हमने कहा था ये सेम है, और इसका नाम हमने h रखा हुआ है, तो सब से h जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए h सब में है, h1 h2 h3 हमने ऊपर बताया था जितने भी सब इंटरवल हैं उनमें h1 h2 h3 ये सारे किसके इक्वल हैं, h के ही इक्वल हैं। इनकी लेंथ जो है वो वेरी नहीं करती, बल्कि सारी की सारी लेंथ सेम है, तो h सब में अगर मौजूद है तो वो कॉमन आ जाएगा। आगे ये पहला सब इंटरवल, इसकी पहली वाली वैल्यू क्या है a, इसमें पुट किया तो बन गया cos a प्लस cos, अगला इंटरवल ये बनता है, और इसकी पहली वाली वैल्यू a प्लस h प्लस अगला ये बनेगा a प्लस 2h a प्लस 3h, तो उसकी पहली वाली वैल्यू a प्लस 2h है, cos a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन। आपके पास जो nth इंटरवल है उसकी एंड वैल्यू a प्लस एन एच है,
और इससे पिछली वैल्यू a प्लस n माइनस 1h। देखिए ये सब में सेम है। वैरी क्या कर रहा है, h वैरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ h है ही नहीं, 0h, 1h, 2h, 3h, यहाँ nh, इससे पिछला a प्लस n माइनस 1h कोस a प्लस n माइनस 1h, ठीक है। अब ये जिस तरह पिछले एग्जांपल जो हमें थे, एग्जांपल नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 करें तो पार्ट नंबर जो 1 था उसमें आपने इस तरह साइन का फार्मूला लिखा है, ठीक है। इसमें क्या है, अब तो इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखे हैं, तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस यानी a प्लस 0 बीटा, a प्लस 1 बीटा, a प्लस 2 बीटा, a प्लस 3 बीटा, ठीक है। इधर हमारे पास अल्फा की जगह क्या है, ए सब में कॉमन है, चेंज हो रहा है बीटा, यहाँ 0 बीटा, यहाँ 1 बीटा, यहाँ 3 बीटा, और इधर हमारे पास बीटा की जगह h है, यानी यहाँ 0h, 1h, 2h, 3h, पहली वाली वैल्यू सेम है, दूसरी चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही हो तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, h, और ये सारे का सारा आपके पास बन जाएगा कोस अल्फा प्लस, ये जो सब में सेम है ए, उसकी जगह अल्फा है फार्मूले में, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 ओवर 2h। ये फार्मूला ऐसे फार्मूला आपने याद करना है, a प्लस 0h, a प्लस 1h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, चलते जा रहे हैं, पहली वैल्यू सेम है, दूसरी हर बार चेंज हो रही है। अगर इस तरह हो तो ये फार्मूला बनता है कोस a प्लस n माइनस 1 ओवर 2h साइन nh ओवर 2 ओवर साइन h ओवर 2। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये आपके पास बन गया 2h ओवर 2 कोस a प्लस n माइनस 1 ओवर 2h साइन nh ओवर 2 ओवर, ये सारा यहाँ तक एंगल बन गया इसका, साइन h ओवर 2, ठीक है। अब ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसमें से 2 मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था कि जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास साइन वाले फार्मूले बन जाएंगे, ये साइन वाले फार्मूले बन जाएंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, वो फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बच गया h ओवर 2, इसके नीचे आ जाएगा साइन h ओवर 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, 2 कोस a प्लस n माइनस 1 ओवर 2h साइन nh ओवर 2, h ओवर 2 साइन h ओवर 2 2 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन कोस अल्फा साइन बीटा। अगर ये सिचुएशन है, ये फार्मूले आपने किए थे हाफ एंगल फार्मूला, ये आपने याद किए थे उधर 10.4 एक्सरसाइज है, और आपकी जो बनती है वो बुक फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है। वहाँ से आपने ये सारे याद कर लेंगे, वहाँ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो वो सारे के सारे फार्मूले इधर हैं। तो ये आपके पास बन जाएंगे साइन a प्लस n माइनस 1 ओवर 2h प्लस nh ओवर 2, साइन लिखा, ये दोनों एंगल ऐड कर दिए, माइनस
साइन, अब पहले एंगल में से दूसरे को माइनस कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1h ओवर 2 माइनस एन एच ओवर 2 माइनस एन एच ओवर 2। अब इसको सिंपल करें, इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं। आप क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये आपके पास बन गया है h ओवर 2 साइन h ओवर 2 साइन a प्लस एन एच। इसको जब सिंपल किया एलसीएम लेने के बाद तो ये बचे हमारे पास माइनस साइन a माइनस h ओवर 2। अब यहाँ हम इस साइड पे लेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इधर हमारे पास था जीपी, जीपी से हमने स्टार्ट किया था 1 ओवर ये h ओवर 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नीचे आएगा ये बन जाएगा साइन h ओवर 2 ओवर h ओवर 2। यहाँ पे एक काम करें, लिमिट अगर हम इधर लिए तो इस साइड को लेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इधर भी अप्लाई किया है, इधर भी अप्लाई करेंगे साइन। अब ये देखें a प्लस एन एच, जब हमने पार्टीशन की थी a प्लस एन एच के नाम लेकर रखा था b माइनस h ओवर 2 माइनस साइन a माइनस h ओवर 2। अब जब हमने इधर लिमिट अप्लाई की है तो आपने सीखा हुआ है कि लिमिट किसकी है, h की, यहाँ जहाँ h होगा ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जीपी पर जब हमने ये लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास बन जाएगा ये फार्मूले के से। देखिए वैसे हम लेते थे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट ले जीपी पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आपके पास असल में इंटीग्रल बन जाता था। इधर मैंने लिए h अप्रोचेस टू 0, तो देखें क्या रिलेशन बनता है। हमने h लिखा है उधर b माइनस a ओवर n, ये लिखा है ना, तो यहाँ अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम कर दें h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर इन्फिनिटी, तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर 0 आता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो फिर इन्फिनिटी बनता है। तो अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब होगा क्योंकि हमने जीपी से लिमिट हमने वही लगानी होती है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि इधर h है तो हम इसका जो रिलेशन है h के साथ वो यूज़ करेंगे, h अप्रोचेस टू 0। तो देखें जब n अप्रोचेस द इन्फिनिटी को तो ये नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो आपका h इज इक्वल टू 0 बन जाता है, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान यही रिलेशन बनता है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इधर क्या हमारा बन गया असल इंटीग्रल a टू d cos x dx। अब ये आपने सेकंड ईयर में फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1.3 एक्सरसाइज है। लिमिट अगर h अप्रोच कर रही है 0 को, लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को, साइन h ओवर 2 ओवर h ओवर 2, साइन का जो एंगल है उसी से वो डिवाइड हो रहा हो, और जो आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा है h अप्रोचेस टू वो 0 हो। अगर इधर h है तो h अप्रोचेस टू 0, x है तो x अप्रोचेस टू 0, y है तो y अप्रोचेस टू 0, यानी ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए और वेरिएबल की लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। साइन का जो एंगल है वो ही नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो ये बन गया 1 ओवर 1। अब लिमिट अप्रोच कर रही है h अप्रोचेस टू 0, तो इसमें पुट कर देते हैं साइन b माइनस 0 ओवर 2 माइनस साइन a माइनस 0 ओवर 2, ये आ गया a टू d cos x dx 1 ओवर 1 1 साइन 0 ओवर 2 0 बन जाएगा, b माइनस साइन 0 ओवर 2 0 हो गया, साइन a टू b cos dx इज इक्वल टू साइन b माइनस साइन a। यही हमने प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हुए। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आपके पास है
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी आपके पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास वेरिएबल क्या था x, आपने उस वेरिएबल को चेंज कर दिया t में। तो जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है, देखिए जीपी की लिमिट हमने ली थी, हमें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होती है आमतौर पर, तो वो आपके पास असल इंटीग्रल बन जाना था ए टू बी cos x dx, जो भी क्वेश्चन किया। हमने क्या किया, h अप्रोचेस टू 0 यूज़ कर लिया। अब हमने क्या किया, जब n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को तो h किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। तो हमने क्या किया, हमने वही जो इनके दरमियान रिलेशन था उसको यूज़ करते हुए n की जगह h पुट कर दिया। तो यही कह रहा है कि जब हम एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल पुट कर दें तो उसमें फंक्शन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स। अब वो कहता है ये आपके पास एक इंटरवल था, ए टू बी आपका एक इंटरवल था। इसको नंबर लाइन पर जब हम शो करते हैं तो ये देखें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका असल इंटरवल है ए टू बी। फर्ज करें कि इसके दरमियान में वैल्यू है, उसका नाम है सी को इन दोनों के दरमियान में वैल्यू है। तो वो कहता है अगर आप डायरेक्ट फाइंड करें ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। फिर आप कहें आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो ये जो आपके पास लिमिट है, जिस तरह ये आपके पास क्वेश्चन है अगर, और उसकी लिमिट है 1 to 2, उसका आंसर निकाल दें। फिर आप इस तरह करें 1 to 1.5, अब 1 और 2 के दरमियान में 1.5 है, 1 to 1.5 पे जाएं, इस तरह 1 to 1.5 पे जाएं, फिर 1 to 5 to 2, ये आपका पहला इंटरवल बन गया, ये दूसरा इंटरवल बन गया। जिस तरह ये है ए टू सी प्लस सी टू बी, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लें तो फिर भी दोनों सेम होते हैं। अगर आप ए टू बी डायरेक्ट फाइंड कर लें या ए टू सी दरमियान में कोई वैल्यू है, ये इंटीग्रल फाइंड कर लें, फिर 1.5 to 2 ये दूसरा इंटीग्रल फाइंड कर लें। इसकी जो लिमिट है हमने ब्रेक कर दी, क्योंकि ब्रेक किया है, फिर इन दोनों का आप ऐड कर लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो तो उसके लिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है। आगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स। पहले आपने इंटीग्रेशन की और इसमें लिमिट पुट कर दी ए टू बी, यानी ये ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है आपका इंटरवल ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है, आपने फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या किया, चेंज कर दिया, जिस तरह ये है 1 to 2 पहला आपका इंटरवल था। अगर आप इस तरह करें कि 2 to 1 करें, चेंज कर लें, अब पहली वैल्यू क्या है 2, एंडिंग वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों की वैल्यूज में क्या फ़र्क आएगा, एक माइनस का फ़र्क आएगा। अगर इसका फर्ज करें आंसर 3 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3, इसका आंसर आ जाएगा -3, और ये बाहर वाला माइनस जब लगाएंगे तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, उनमें एक साइन का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये ए टू बी है, ये बी टू ए है। तो क्योंकि दरम्यान में इक्वल टू है, अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर इक्वल आ जाएं तो फिर क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर 3 आया है, इस सारे का आंसर क्या आया है
-3, क्योंकि इनकी लिमिट हमने इंटरचेंज कर दी है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर सेम हो जाएं तो आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी का यह मतलब है। अब देखें आप इसकी चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। आपके पास फंक्शन है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन है। 0 to a f of x dx, 0 से स्टार्ट हो रहा है, a पे एंड हो रहा है f of x dx। तो ये इक्वल हो जाएगा कब? अगर ये जो आपके पास f of x है, हम क्या करें, इसमें पुट कर दें a माइनस एक्स। a क्या है? आपकी अपर लिमिट। अगर आप अपर लिमिट में से x को माइनस कर दें, a माइनस एक्स, पहले हमने a पुट किया था, बाद में क्या पुट किया? a माइनस एक्स। तो कहते हैं x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने f of x लिया, लिमिट क्या है? 0 to a, उसका आंसर कोई आ गया 5। फिर आपने क्या किया? आप कहते हैं कि आप 0 to a इसकी लिमिट है, लेकिन आप इसकी जगह x नहीं पुट करते, आप इसमें पुट कर देते हैं a माइनस एक्स। तो यहाँ a क्या है? अपर लिमिट माइनस x। इस फंक्शन में पुट कर दें तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, इसका आंसर भी 5 ही आएगा। अगर इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। आ गया इसकी पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या है? इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3। आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसके 3 हिस्से। पहला हिस्सा क्या है? f 2a minus x is equal to f of x, then 0 2a f of x dx is equal to 2 0 to a f of x। देखिए, f 2a minus x is equal to f of x, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इस तरह का फंक्शन है कि पहले आपने फंक्शन में x पुट कर दिया। पहले आपने क्या किया? फंक्शन में x पुट कर दिया, फिर उसी फंक्शन में आपने 2a माइनस एक्स पुट किया, 2a माइनस एक्स। तो दोनों के आंसर आगे सेम। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है कि उसमें x पुट करें या उसमें 2a माइनस एक्स पुट कर दें, तो आंसर आपके सेम आए। तो फिर क्या होगा? अगर आप उसका इंटीग्रल फाइंड करें 0 to 2a f of x dx, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो इसकी देखें अपर लिमिट यहाँ क्या है? 2a। हमने क्या किया? अब इसके अपर लिमिट 2a थी, हमने उसे a रहने दिया। 2a कब बनता है? जब a में a को ऐड करते हैं। हमने क्या किया? सिर्फ उसका एक हिस्सा ले लिया, a ले लिया, 2 ले लिया। पहले 2a था, फिर हमने क्या किया? 0 to a ले लिया। तो कहता है कि जो भी a के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब क्या है? इसका आंसर अगर 5 आया, इसका आंसर अगर 10 आया फर्ज करें, तो इस 0 to a पे आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इक्वल कब होंगे? जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम देखिए इसी तरह, अगर हमने कहा ना 2a माइनस एक्स है, अगर इधर होता 4a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, तो फिर क्या होना था? 0 to 4a f of x dx is equal to, तो ये बनना था, फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 0 to a f of x dx। यानी अगर इसका आंसर 20 आया है, तो फिर इसका आंसर, क्योंकि ये इधर 4 है तो इधर हमने सिर्फ a पुट किया है, तो इसका आंसर फिर आना था 5। इक्वल कब होने थे? जब इस नंबर से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 20 इज इक्वल टू 20। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला हिस्सा है, ठीक है। इसका देखिए पार्ट नंबर 2। अगर आपके पास ये f 2a माइनस एक्स, ये f of x के इक्वल नहीं आता, बल्कि ये माइनस f of x के इक्वल है, देन 0 to 2a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें क्या था 0 2a इज इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 टाइम हो गया था, यानी इसके दो हिस्से 0 to a प्लस 0 to a 0 to a प्लस 0 to a, इसका मतलब ये बनता है 2 है ना, ये इस तरह है 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये बन गया था 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये सेम है 1 + 1 2 हो गया था। लेकिन अगर आपके पास 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो फिर ये 2 टाइम था तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा अगर आपके पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स के ऊपर आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जिस तरह हमने पहले प्राप्ति की थी ये उसी तरह का है, ठीक है। ये क्या है, एफ ऑफ एफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। आपने क्या किया 2a माइनस एक्स 0 to 2a तक आपका इंटरवल है, तो ये किस तरह होगा फिर, अच्छा ये उसी प्रॉपर्टी का आगे हिस्सा है, ये हमें प्रूव करना है। इसके दो हिस्से थे, ये क्या आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 के सिर्फ 2 ही बनते हैं। ये क्या बनता है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो तो ये 2 टाइम हो जाएगा, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो फिर ये 0 हो जाएगा। 2 हिस्से बनते हैं इससे। आगे प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखिए, तो 6 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास है, अगर a to b, और इधर आपके पास सिर्फ c है और c कोई कांस्टेंट है, a to b c एफ ऑफ एक्स, यानी इधर आपके पास 1 है, 1 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। a to b ये आपने इंटीग्रेशन में सीखा हुआ था, ये हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूले की तरह ही है। ये जब आप इंटीग्रेशन करते थे आपके पास सिर्फ कांस्टेंट आ गया, जिस तरह a to b है उधर सिर्फ 3 आ गया, तो आप क्या करते थे 3 को बाहर लिख लेते थे और a to b 1, सिर्फ 1 की इंटीग्रेशन हो जाती थी और कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाता था। ये उसी तरह है। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके पास है, a to b, ये भी उसी तरह इंटीग्रेशन का जिस तरह फार्मूला होता है, c ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक आपके पास कांस्टेंट है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स, एक आपका एक्स का फंक्शन है, दूसरा c यानी कांस्टेंट है, तो क्या करते थे आप कांस्टेंट को बाहर लिख लेते थे और आप इंटीग्रेशन करते थे सिर्फ एफ ऑफ एक्स की। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इधर है a to b और इधर आपके पास आ गया 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो आप क्या करते थे भाई 3 आपके पास कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते थे और a to b एक्स क्यूब, तो सिर्फ एक्स क्यूब के आप इंटीग्रेशन करते थे 3 और इस पर पावर रूल लगा के x4/4, आगे इसकी लिमिट है a to b, इस तरह करते थे, ठीक है। 3 बाहर लिखा आपने, इंटीग्रेशन सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाली यानी वेरिएबल वाले फंक्शन के। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। और अब हम इसके कहते हैं आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। और 8 आपके पास है a to b f less than is equal to a to b g। आपके पास दो फंक्शन है, a to b f लेस देन इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है यहाँ इसका आंसर छोटा आ रहा है, लेस आ रहा है या इक्वल आ रहा है किसके, a to b g, यानी यहाँ g का आंसर बढ़ आएगा या f के इक्वल आएगा। इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो क्या होगा आपके पास, ये उस वक्त होगा
इफ f and g are integrable, f and g are integrable on AB। उस वक्त होगा जब आपका a और b जो है जो इंटीग्रेबल हो जाएंगे किससे, a टू b से। इसके लिए शर्त ये है कि इंटीग्रेबल हो, इनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो ये कब होगा, इफ f and g are integrable AB, then f of x less than is equal to, वो कहता है जो फंक्शन बड़ा है उसकी अगर आपके पास वो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ। अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ f and g are integrable on AB and और उनके दरमियान इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है f of x लेस देन इज इक्वल टू g of x, यानी f of x जो है या तो जी एक्स के बराबर है या छोटा है, ये छोटा फंक्शन है। तो इसी तरह से आपका ये एग्जिस्ट करेगा कि उसकी जो इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ, वो यहाँ तो इससे लेसर होगी या इसके इक्वल होगी। जो फंक्शन छोटा है उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू छोटी होगी, जो बड़ा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। हमारा देखें, इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल का मतलब है उनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब है इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। और दूसरा एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है या छोटा है। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी करेंगे तो जो छोटा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू छोटी आएगी, जो बड़ा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो आज हमने इसके किए हैं, आखिरी क्वेश्चन रहता था वो सॉल्व किया और आगे इसकी प्रॉपर्टीज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगली जो हम वीडियो में देखेंगे इफ वन एंड ऑड फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।